अरे भाई, उल्टे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से लोग इतने डरे हुए हैं कि सारी भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां और वंशवादी पार्टियां वो एकजुट होने की असफल कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जो 15 दल शामिल हुए थे बैठक में, उसमें 12 दल ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, सीबीआई ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, और 10 ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां हैं। तो ये लोग तो अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं, और इकट्ठा भी कहाँ हो पाए। अरविंद केजरीवाल गुस्से में छोड़ के चले गए। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, रोज़ कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच झगड़ा चल रहा है। केरल में क्या हो रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो ये विपक्षी एकता का ढकोसला जो है ये चलता रहेगा। और पूरे मीटिंग का निर्णय क्या था, अगली बार फिर मिलेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या था, फिर मिलेंगे। यही तो पूरे मीटिंग का लब्बो लबाब था। और ठीक ही कहा नरेंद्र मोदी ने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा उनको छोड़ेंगे नहीं, आज न कल उनको जेल जाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पीएम ने की, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहे हैं कि हम लोग दमदार तरीके से इसका विरोध करेंगे। नहीं, वो तो मालूम है, तो विरोध करेंगे, लेकिन तो संविधान के अंदर प्रावधान है ना। संविधान के अंदर धारा जो 44 वो कहती है कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा निर्णय हैं, जिस निर्णय के अंदर सरकार को कहा कि आज तक आपने कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाया, और क्यों कॉमन सिविल कोड नहीं बनना चाहिए। अगर क्रिमिनल लॉ यानी कोई चोरी डकैती हत्या करता है तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं है, समूह के लिए समान कानून है। तो अगर क्रिमिनल लॉ समूह के लिए समान हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता। उसका मतलब तो यही है, आपको जिस तरह से शादी करनी हो, काजी को बुलाकर करना हो, पंडित को करना हो, कीजिए, लेकिन एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है। तलाक का 3 तलाक का अधिकार नहीं होगा। तलाक का होगा प्रावधान, तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस का प्रावधान होगा। तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कानून है जो महिलाओं के प्रति विभेद पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, और जब अमेरिका से लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में कॉमन सिविल कोड है, सिविल लॉ भी समान है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। और बता दें, तर्क देकर बताएं, राजद जनता दल के लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं कि क्या अगर एक पुरुष अगर एक विवाह बंद करता है, अगर बहुविवाह की प्रथा को समाप्त किया जाए तो क्या ये गलत है, ये असंवैधानिक होगा। अगर परित्यक्त महिला को परित्यक्ता जो है, डाइवोर्सी, उसको मेंटेनेंस का प्रावधान अगर किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति होगी। कोई अगर तलाक का जो तरीका होगा, क्या 3 तलाक बोलकर किसी को तलाक दिया जा सकता है। तो इन्हीं कानूनों में समानता की बात है। बाकी तो जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे। आप शादी कैसे करते हैं, सामाजिक तरीके से करते हैं, कि मंदिर में करते हैं, कि गुरुद्वारा में करते हैं, उस पर कोई रोक थोड़ी है, वो तो रिचुअल हो गया। लेकिन बहुपत्नी प्रथा नहीं होगी, एक ही पत्नी होगी। शादी की उम्र जो है वो हिंदू, अभी क्या है, मुस्लिम लड़की के लिए शादी की उम्र अलग है और हिंदू लड़की के लिए शादी की उम्र अलग है। तो शादी की उम्र एक होनी चाहिए। तो अगर इसमें समानता आती है तो इसमें किसी को क्यों विरोध करना चाहिए। डीएमके भी इसका विरोध कर रही है, पहले हिंदू धर्म में लागू नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो लागू है ही। हिंदू कोड बिल जो आया, तो हिंदू कोड बिल क्या था भाई, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए संविधान के साथ ही, लेकिन लागू नहीं हो पाया। तो बाद में हिंदू कोड बिल आया, और हिंदू कोड बिल के अंदर सभी प्रकार के हिंदुओं के लिए एक प्रकार का कानून है, लेकिन जो सभी धर्मों के लोगों पर एक प्रकार का कानून जो होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। तो अब उस बात को तो 75 साल हो गया। तो 75 साल के बाद क्यों नहीं सिविल लॉ, फैमिली लॉ, चाहे वो एडॉप्शन हो, उत्तराधिकार। अब हिंदुओं में पहले प्रथा थी कि जो विधवा बेटी होगी, लड़की होगी, उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार का प्रावधान ही था। अब हिंदू कोड बिल और बाद में संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया। तो इसमें क्या आपत्ति है। अगर लड़की को परिवार की संपत्ति में अगर हिस्सा मिलता है तो इसमें अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल वोट बैंक के कारण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगला दिया गया, उनको समझा दिया गया है
जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में और कॉमन सिविल कोड लागू है। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि बाहर से टीचर हम लोग इसलिए लाते हैं मैथ संख्या कि यहाँ नहीं मिल पाते हैं। नहीं, देखिए, जब से ये विज्ञापन निकला तब से अभी तक आधी दर्जन बार संशोधन किया जा चुका है और इतना दकियानुसी, इतना बचकाना बयान है कि लड़के नहीं मिल पाते इसलिए बाहर के लोगों को बुलाएंगे। तो इस विज्ञापन को निकालने की जरूरत क्या थी? बेचारे बिहार के लड़के कहाँ जाएंगे? तो एक और तो आपने ये विज्ञापन निकालकर जो 4 लाख से ज़्यादा जो नियोजित शिक्षक थे, जो सेवारत थे, उनको आपने वंचित कर दिया। आप करें कि दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, तो जो लोग 20 साल से काम कर रहे थे वो इस उम्र के इस पड़ाव पर दोबारा परीक्षा देंगे। फिर 1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा जो टीईटी वगैरह जो उत्तीर्ण छात्र थे, जिनको 4 साल से कहा जा रहा था कि आपकी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी, 7वें चरण की आपकी नियुक्ति होगी, अब उनको कहा जा रहा है कि आप उनको भी परीक्षा में बैठना पड़ेगा। और अब कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के बच्चों को भी हम अनुमति देंगे बैठने के लिए। तब बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे भी कल अगर नहीं सीटें भरी जाएंगी तब ना कोई बात होगी, कोई और चीज़ का। अभी तो आवेदन आना प्रारंभ ही हुआ है, तो पहले से कैसे कह दिया आपने कि बच्चे नहीं मिलेंगे? क्या बिहार के लड़के मेधावी नहीं? क्या यहाँ के लोग साइंस नहीं पढ़ते, अंग्रेजी नहीं पढ़ते? ये कहना बहुत गलत। देखिए, असली मंशा है सरकार की, वो नियुक्ति करना नहीं चाहती है। वो चाहती है ये मामला कोर्ट में फंस जाए और उलझा के रखना चाहती है। पैसा नहीं है सरकार के पास, 11,000 करोड़ रुपये खर्च होगा इस शिक्षक की नियुक्ति के बाद। कहाँ सरकार के पास पैसा? चलिए, सरकार इसको उलझा के रखना चाहती है, लोगों को मूर्ख बना रही है। एक और विज्ञापन निकाल रही है, दूसरी ओर 1 महीने में कम से कम 8 बार संशोधन हो चुका नियमावली में।